हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनसाइट्स विद पीजी एपिसोड नंबर 3। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन शख्सियत को लेकर आया हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो करियर को लेकर परेशान होते हैं, करियर एडवाइसेस मांगते हैं। क्लास 11th, क्लास 10th, क्लास 12th, उसके बाद कॉलेज, क्या करना है क्या नहीं करना समझ नहीं आता। और आज के जो मेरे गेस्ट हैं उनके लिए मैं वाउच भी कर सकता हूं, क्योंकि मैं उनको पर्सनली जानता हूं। वन ऑफ द फाइनेस्ट करियर काउंसलर इन इंडिया। तो थैंक यू सो मच अनुभव सर, आज हमारे बीच आने के लिए। तो वेलकम टू आवर शो। आई थिंक थैंक यू तो अदर वे राउंड होना चाहिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। तो जी। सर, सीधा क्वेश्चनों की बारिश है आपके लिए आज। सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि क्लास 11th में हमें जो स्ट्रीम सिलेक्शन करनी पड़ती है बच्चे को, वहाँ से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि 10th तक तो हम हर कोई सेम चीज़ पढ़ रहा है। तो क्लास 11th में जब हम करियर के लिए या अपनी स्ट्रीम के लिए सिलेक्शन करते हैं, तो किन बातों का सबसे पहले ध्यान रखना है, कैसे सिलेक्शन करना है? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं आपको ये बताऊंगा कि स्ट्रीम सिलेक्शन नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। आप सीबीएसई की वेबसाइट देख लो, कहीं पे भी नोटिफिकेशन देख लो, स्ट्रीम सिलेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इसे सब्जेक्ट सिलेक्शन कहते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारी कंट्री में जब कोई बच्चा जेई का, इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम देता है, तो फिजिक्स मैथ्स के साथ उसे केमिस्ट्री पढ़ना कंपलसरी है, चाहे वो आगे कहीं केमिस्ट्री यूज करे ना करे। सिमिलरली अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज का एक कॉम्बिनेशन स्कूल ने बना रखा है, क्योंकि स्कूल को अपने लॉजिस्टिक्स और सब्जेक्ट्स और टीचर्स और टाइम टेबल को मैनेज करना होता है। वरना मैं तो कुछ ऐसे भी स्कूल जानता हूँ जहाँ पे अकाउंटेंसी के बिना कॉमर्स होता है, केमिस्ट्री के बिना आपका साइंस होता है, और आर्ट्स का तो वैसे ही कोई दीन ईमान नहीं है। क्योंकि आर्ट्स किसी स्कूल में है ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश। किसी में है इकोनॉमिक्स, मैथ्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड साइकोलॉजी। तो आइडली ना, ये स्ट्रीम सिलेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती। तो मतलब ये पुराने जमाने की वो चीज चली आ रही है कि कॉमर्स साइंस अब तो सब्जेक्ट्स है वैसे। वो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, अच्छा। तो वो कॉम्बिनेशन को फॉलो कर रहे हैं। और जहां तक बात रही कि किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, सो वैसे तो इंसान को 10 चीजों का, 15 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बट अगर ये पॉडकास्ट के प्रोस्पेक्ट से मैं आपको बताऊं, क्योंकि पूरी दुनिया तो सुनने नहीं वाली है पूरा दिन, बिल्कुल। तो मैं आपको शॉर्टकट में बताऊं तो कुछ 4 से 5 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली चीज, कभी भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए अपनी कोर्स की एलिजिबिलिटी को जरूर चेक करिए। अच्छा। जैसे अगर मुझे इकोनॉमिक ऑनर्स करना है, तो क्वेश्चन ये है कि इकोनॉमिक्स के लिए साइंस ले, कॉमर्स ले या ह्यूमैनिटीज ले। अब मजेदार बात क्या है, इकोनॉमिक ऑनर्स करने के लिए 11th 12th में इको होना जरूरी नहीं है, मैथ्स होना जरूरी है। अच्छा। तो मैं मैथ्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, स्कल्पचर, आर्ट एंड क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन के साथ भी इको ऑनर्स कर सकता हूँ। अच्छा, तो ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात बताई। बिना इको के आप इको ऑनर्स कर सकते हो, बट बिना मैथ्स के नहीं कर सकते। अच्छा। बिना साइकोलॉजी के आप साइकोलॉजी कर सकते हो। तो कभी भी ऐसा सब्जेक्ट ना लीजिए जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हर्डल आ जाए या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कैंसिल कर दे। ऑडियंस सुन के स्ट्रेंज इसलिए महसूस करेगी क्योंकि 10th में पता ही नहीं होता करना क्या। राइट। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से आता है कि अगर मतलब मुझे कुछ करना है तो पहले ये सोचना है कि क्या करना है, उस हिसाब से सब्जेक्ट डिसाइड करना है। एब्सोल्युटली। आप ये देखिए ना, आप खुद सीए के लिए ट्रेन करते हैं, बट साइंस का स्टूडेंट भी तो सीए का एंट्रेंस लिख सकता है। करता है, बिल्कुल करता है। राइट। तो आप कोई भी सब्जेक्ट लो, एलिजिबिलिटी को कैंसिल मत करो। अब 2016 से पहले आर्किटेक्ट बनना है तो आर्किटेक्ट के लिए सिर्फ मैथ्स चाहिए था। अब मेरे चाचा के बेटे ने किसी जमाने में ऐसा किया होगा, तो अब क्या है, आर्किटेक्चर के लिए फिजिक्स और मैथ्स दोनों चाहिए। केमिस्ट्री नहीं भी लोगे तो चलेगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहला रीजन है। अच्छा सर, जैसे हमारे अगर स्टूडेंट्स की मैं बात करूं, तो हमारे स्टूडेंट्स तो अब ठीक है, जो हम बोल रहे हैं कॉमर्स या कॉमर्स ले रखी है, उनके लिए अब क्या करियर ऑप्शंस रहते हैं? क्योंकि बहुत से बच्चे तो बिना करियर के बारे में जाने ही, सिर्फ दोस्तों को देखा, पेरेंट्स ने बोला, टीचर ने बोला तो कॉमर्स ले लिया। तो कॉमर्स लेने का जो डिसीजन है, क्या वो सही है? क्या उसमें करियर बन सकता है? पहले तो मैं बता दूं, ना पेरेंट, ना स्टूडेंट, ना रिश्तेदार, कोई नहीं कहता कॉमर्स लेने के लिए। कॉमर्स लेने का 90% से ज्यादा एक ही रीजन है, साइंस हमसे होगा नहीं, ह्यूमैनिटीज हमने करना नहीं, तो बचा कॉमर्स। 2003 में मैंने भी यही सोच के कॉमर्स लिया था, और 2026 में भी लोग यही सोच के कॉमर्स लेते हैं। लेकिन कॉमर्स के साथ जो एक टैग आता है, वो टैग आपको समझने की जरूरत है। कॉमर्स इज अ नॉन एक्सक्लूसिविटी लाइसेंस कोर्स। एक भी ऐसा कोर्स मुझे बताइए
जो सिर्फ कॉमर्स कर सकता है। नेम एनी वन कोर्स कि ये तो सिर्फ कॉमर्स कर पाएगा। अब मेडिसिन के लिए तो फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी पढ़ना जरूरी है, सही बात है। इंजीनियरिंग के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ना जरूरी है, बट बीकॉम में तो सिर्फ मैथ्स होगा तो भी एडमिशन हो जाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कहने को चार्टर्ड अकाउंटेंसी है स्ट्रीम न्यूट्रल ऑप्शन, राइट। एमबीए स्ट्रीम न्यूट्रल ऑप्शन। एक भी ऐसा कोर्स इस वर्ल्ड में नहीं बना जो कॉमर्स एक्सक्लूसिविटी हो। तो ये सर कॉमर्स के बच्चों के लिए ड्रॉबैक है? देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अच्छा। कि अगर एक आध सब्जेक्ट में अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज में ऊपर नीचे भी होगा तो उससे उनके करियर को इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। राइट। देखा जाए तो ये नेगेटिव भी है, क्योंकि साइंस जब टेक्निकल एजुकेशन से थक जाएगा तो कॉमर्स में कूद जाएगा। राइट। ह्यूमैनिटीज जब कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स में इंटरेस्ट छोड़ देगा तो भी कॉमर्स में कूद जाएगा। कॉमर्स का स्टूडेंट रेयरली आपने सुना होगा पॉल साइंस, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी करता है, लेकिन एक ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट बाद में सोचता है कि मैं चला अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, टैक्सेशन या बिजनेस की एजुकेशन, फाइनेंस के। तो नॉन एक्सक्लूसिविटी एक रीजन है जो कॉमर्स को थोड़ा सा प्लस माइनस देता है। और कॉमर्स लेने का तो आई थिंक 20 ईयर्स से जो मैं देखता आ रहा हूँ वो एक ही रीजन है, साइंस करना नहीं, ह्यूमैनिटीज इंटरेस्ट नहीं है, तो कॉमर्स ले लो, ये रीजन है। अच्छा सर, कॉमर्स के अंदर भी एक दो ग्रुप्स बने हुए होते हैं जी, और बच्चे कई बार इसकी बात भी करते हैं, कॉमर्स विद मैथ्स, विदाउट मैथ्स। तो उसका क्या रोल है इतना, और वो भी क्या करियर को इम्पैक्ट डालता है? आई डोंट थिंक मैथ्स का रोल करियर में इम्पैक्ट डाल सकता है, बट मैथ्स का रोल एलिजिबिलिटी में प्लस माइनस कर सकता है। तो वो आप बताओ कि मान लो मुझे ऐसा क्या करना है कि मैथ्स तब मैं लूं, और अगर मेरा वो करियर का गोल ही नहीं है तो मैं मैथ्स ना लूं। अब जैसे लास्ट ईयर 2025 दिसंबर में ये IIM बैंगलोर का कोर्स आया विच इज BSc इन डेटा साइंस एज योर मेजर्स, इकोनॉमिक्स एज योर माइनर, या इकोनॉमिक्स एज योर मेजर्स एंड डेटा साइंस एज अ माइनर। अच्छा, वहां पे मैथ्स होना कंपलसरी था। ठीक है। अगर मैं इकोनॉमिक ऑनर्स के बारे में बात करूं, मैथ्स लेना कंपलसरी है। किसी भी यूनिवर्सिटी? नहीं, किसी भी यूनिवर्सिटी में तो नहीं। इनफैक्ट इकोनॉमिक्स में करियर आपका विदाउट मैथ्स भी बन सकता है। अच्छा। जब एक बच्चा इकोनॉमिक्स में पॉलिसी मेकिंग में जाता है, जब एक बच्चा इंटरनेशनल रिलेशंस में जाता है, इंटरनेशनल इकोनॉमी में जाता है, यूनाइटेड नेशंस, यूनेस्को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले एंगल में जाता है, तो उस इकोनॉमिक के सेगमेंट में ना कहीं पे भी वो मैथ्स यूज नहीं करता। अच्छा, ये करियर की बात हुई। और जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में BA प्रोग्राम इन इकोनॉमिक्स एज माय मेजर्स एंड कॉमर्स एज माय माइनर करता हूँ, वहां पे भी मैथ्स नहीं चाहिए, ऑनर्स के लिए चाहिए। बट कितनी जनता BA पास करके खुश है, बट यही अगर वो 4 साल में कन्वर्ट कर लेगी तो वो BA प्रोग्राम इन इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स नहीं रहेगा, वो BA इन इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स इन रिसर्च एंड ऑनर्स हो जाएगा। अच्छा, और फिर वो बाहर के लिए भी एलिजिबल? हाँ। इकोनॉमिक्स में करियर बनाने के लिए मैथ्स कंपलसरी नहीं है, बट इकोनॉमिक्स कोर्स लेने के लिए, यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए कई जगह पे, कई क्या मैक्सिमम जगह पे, मतलब बेस्टेस्ट ऑफ द कॉलेजेस में आपको मैथ्स चाहिए। तो मैथ्स का ये एक रोल है। दूसरा, मैथ्स में अगर आप बात करेंगे तो वो भी वर्जन है। एक है अप्लाइड मैथ्स, एक है कैलकुलस वाला मैथ्स, कोर मैथ्स। तो अगर आप नॉन टेक्निकल जाना चाहते हो तो आप अप्लाइड मैथ्स ले लो। और अगर कॉमर्स ले लिया है लेकिन AI का सपना आज भी दिल में कहीं बैठा है, कोडिंग वोडिंग बैठी है, और ये सोच रहे हो चलो हम टेक्निकल एजुकेशन में चले जाए, तो मैथ्स आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में BSc कंप्यूटर साइंस भी दिला सकता है विदाउट फिजिक्स केमिस्ट्री। अच्छा, और कॉमर्स विद मैथ्स के साथ? हाँ, कोर्स होगा BSc, बैचलर्स इन साइंस। हाँ। IIM बैंगलोर का कोर्स है, बैचलर्स इन BSc है, साइंस वाला कोर्स है। चाहिए सिर्फ मैथ्स, क्योंकि मैथ्स एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। सो मैथ्स का ये रोल है कि वो आपको अभी भी टेक्निकल एजुकेशन, जो टेक्निकल इच्छा है मन में जागी हुई है, वो अचीव करा सकता है। दूसरा, इकोनॉमिक ऑनर्स में एलिजिबिलिटी दिला सकता है। बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दिल्ली यूनिवर्सिटी में एलिजिबिलिटी के लिए चाहिए। बैचलर्स इन फाइनेंस DU में चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि आप मैनेजमेंट कोर्स विदाउट मैथ्स करके
कर नहीं सकते, आप मैनेजमेंट कोर्स विदाउट मैथ्स भी कर सकते हो, कर सकते और फिर बाद में फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन। तो मतलब अगर मैं इसी क्वेश्चन को नॉन मैथ्स वाले एंगल से ऐसे पूछूं कि अगर मान लो मेरे पास मैथ्स नहीं है तो अब मैं क्या क्या कर सकता हूँ आफ्टर 12th या 12th के बाद करियर के पर्सपेक्टिव से? करियर में तो आप सब कर सकते हो, हम्म। कोर्स में आपके जो माइनस हो जाएगा मैं वो बता देता हूँ। हाँ वो बताओ सर। इको ऑनर्स एज अ कोर्स आप भूल जाओ अगर अच्छा। आपके पास मैथ्स नहीं है। ठीक है। दूसरा, दिल्ली यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट बीएमएस, बीबीएफआई और बीबीई, मतलब बैचलर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस और बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज। अच्छा। सिर्फ डीयू वाला बाहर हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ये नहीं कर सकते। ये आप नहीं कर पाओगे। ठीक है। फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस आप नहीं कर पाओगे। अब अगर आपने कॉमर्स विद कंप्यूटर्स या आईपी ले लिया है तो आप बीसीए तो कर पाओगे। अच्छा। बट अगर आपने मैथ्स भी नहीं लिया, आपने कंप्यूटर्स और आईपी भी नहीं लिया, आपने सिर्फ फिजिकल एजुकेशन लिया, तो आप बीसीए भी नहीं कर पाओगे। अच्छा। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो कोर्स रिस्ट्रिक्टेड है। बाकी करियर का तो इससे कोई लेना देना? करियर का सर कोई लेना देना नहीं है। आप नारसी मोहन जी से, सिम्बायोसिस से कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर लो तो भी आप मैनेजमेंट में करियर बना सकते हो। IIM रोहतक आपको IIM की एंट्री दे देगा विदाउट मैथ्स। तो ऐसा नहीं है कि करियर में कोई हर्डल है, कोर्सेज आपके कुछ कम हो जाते हैं, कुछ कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैथ्स के बिना गुजारा नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो आई होप स्टूडेंट्स, यहाँ पर सर ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली कि अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो कुछ चुनिंदा कोर्सेज हैं जो आपके कट आउट हो जाएंगे, बट एज अ करियर ऑप्शन उसमें कोई भी कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करने को मिलेगा। अच्छा सर, कुछ पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं अभी कि पहले तो कितना आसान होता था, 12th में मार्क्स लाओ और मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन हो जाता था। तो ये CUET आया, एक नया मतलब जंजाल आ गया, तो क्या इसकी रिक्वायरमेंट थी? क्या ये वाकई में लाने की जरूरत थी? बच्चों के लिए सही हुआ? अब उसके बारे में समझाओ, क्योंकि बहुत से जो भी 11th के बच्चे हैं उनको शायद पूरी नॉलेज भी नहीं है कि क्या है CUET, क्या प्रोसीजर है, कैसे मुझे कॉलेज तक का अपना सफर तय करना पड़ता है। CUET आया क्यों, उसके मल्टीपल रीजंस हैं, बट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है और जो पढ़ा है, जो समझा है, सी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको इंडियन एजुकेशन को ग्लोबल लेके जाना है, आज की डेट में आप देखिए IIT दुबई में खुल गया, IIMs भी दुबई में खुल गया, आपकी फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैदराबाद में आ रही है, बैंगलोर में आ रही है, फॉरेन कॉलेजेस गुड़गांव में आ रहे हैं। अगर आप इंडियन एजुकेशन को ग्लोबली लेके जाना चाहते हैं तो आई एम सॉरी, क्लास 12th के स्कोर का एडमिशन प्रोसेस तो ठीक नहीं था। फिर वो बात और है, CUET करने के बाद वो ग्लोबल स्पेस पे ले जा नहीं पाए अभी, राइट। एंड शायद इसमें टाइम भी लग सकता है। अभी जो बहुत ही फुलिश मूव लग रहा है उसके पीछे जो इंटेंट अगर आप समझें तो इंटेंट ये है कि जैसे अब्रॉड में एक पेपर होता है SAT, राइट, तो मल्टीपल अब्रॉड यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं, स्पेशली US। तो अगर इंडिया का एक स्टैंडर्डाइज पेपर हो जाता है CUET, सो दिस विल हेल्प रीच इंडियन एजुकेशन सिस्टम टू अ ग्लोबल बेंचमार्क। तो इसमें तो मुझे लगता है भी टाइम लगेगा बिकॉज ऑफ द एग्जीक्यूशन, द लूप होल्स एंड द फ्रीक्वेंट चेंजेस विच इज टेकिंग एवरी ईयर। राइट। बट अगर आप देखो कि एक US, UK, कनाडा, कोई NRI, दुबई, कतर, गल्फ में कोई बच्चा रह रहा है, वो इंडियन फैमिली जो अब वापस इंडिया आके अपने बच्चे को इंडिया में पढ़ाना चाहती है, व्हाट इज दैट वन स्टैंडर्डाइज्ड पेपर फॉर अ नॉन टेक्निकल एजुकेशन? जैसे जेई, देखिए AIEEE होता था, स्टेट लेवल पेपर होते थे, एक पेपर लाए ना जेई, राइट। तो जेई क्या कर रहा है, जेई एक ऐसा पेपर है जो मैक्सिमम इंजीनियरिंग कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं, बिल्कुल यूनिफॉर्म कर दिया, यूनिफॉर्मिटी। तो ऐसे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो 54 है हमारी कंट्री में, अगर उन्हें ग्लोबल एडमिशंस अट्रैक्ट करने हैं, आज भी NRI सीट्स खाली रह जाती हैं। अच्छा। तो अगर आप ग्लोबल एडमिशंस अट्रैक्ट करना चाहते हो तो कोई तो एक स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए था। बिल्कुल। एग्जीक्यूट नहीं हुआ, चेंजेस आते जा रहे हैं, ऑनलाइन ग्लिचेस हैं, ऑनलाइन से ऑफलाइन हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन का स्टार्ट्स का फॉर्मूला गलत है, अनफेयर हो रहा है बच्चों के साथ, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये सेकेंडरी है। ये सब तो हर्डल्स हैं अभी। बट जो आपका क्वेश्चन है कि CUET जरूरी था, CUET नहीं था बट स्टैंडर्डाइजेशन तो जरूरी थी, और वो स्टैंडर्डाइजेशन CUET के नाम पे है। सो दैट इज वन रीजन।
सो मेरी नजर में इट शुड बी एग्जीक्यूटेड, अब इसको But- ठीक करने में कितना टाइम द लगेगा? वे इट इज बीन एग्जीक्यूटेड इट्स प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि सीओईटी का अगर आप स्ट्रक्चर सुने तो बहुत ही डाइवर्स है। मतलब लैंग्वेज भी उसमें डाल दी, डाल दी। डोमेन भी डाल दिया, कुछ कोर्सेज के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट भी डाल दिया, राइट। कुछ यूनिवर्सिटीज का अलग नॉर्म है, कुछ यूनिवर्सिटीज अलग कॉम्बिनेशन ले रही है, कुछ कोर्सेज का अलग कॉम्बिनेशन है। आप बीकॉम प्रोग्राम को ही लो, बीकॉम प्रोग्राम में 2 रास्ते हैं जाने के, इंग्लिश और 3 डोमेन या इंग्लिश और डोमेन और जनरल टेस्ट। मतलब एक ही कोर्स के लिए 2 अलग अलग रास्ते हैं। तो ये कौन सी स्टैंडर्डाइजेशन हुई? इससे तो ऑब्जेक्टिव डिफीट हो रहा है ना। बिल्कुल। एक जगह तो हमने बोला कि हमें स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए ताकि हम इसको ग्लोबल स्पेस पे ले जाए, राइट, अग्रीड, कि यूपी की चेकिंग अलग है, हरियाणा की चेकिंग अलग है, महाराष्ट्र की चेकिंग अलग है, बोर्ड अलग अलग है, और अगर कोई फिरंग बच्चा अप्लाई करना चाहता है तो उसका तो सिस्टम ही अलग है। तो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए एक पेपर होना चाहिए, बट उस पेपर का कंटेंट भी तो फिर कुछ करिए ना। देयर हैज टू बी सम स्टैंडर्डाइजेशन। आप बीकॉम ऑनर्स को ही ले लो, बीकॉम ऑनर्स में मैंने अप्लाई किया इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन एंड स्कल्पचर, मैं बीकॉम ऑनर्स कर सकता हूँ। आपने किया मैथ्स अकाउंट्स एंड इको, अब आप अकाउंट्स और इको को क्या स्कल्पचर और फिजिकल एजुकेशन से कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते। अब वो स्कोर जिसका ज्यादा वो आगे। स्कोर है, नॉर्मलाइजेशन है, स्टैटिस्टिकल फार्मूला है, उस पेपर में कितने बच्चे बैठे हैं, उस दिन पेपर डिफिकल्ट था, इजी था, तो ये बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। देयर हैज टू बी अ स्टैंडर्डाइजेशन, देयर हैज टू बी एन एंट्रेंस टेस्ट, कुडोज, बट इज दिस द राइट वे? आई डाउट। आपके टेस्ट में लैंग्वेज भी है, आपके टेस्ट में डोमेन भी है, आपके टेस्ट में एप्टीट्यूड भी है। जब मल्टीपल इतनी चीजें हैं तो फिर क्यों? तो इसी और डोमेन अगर है, मान लीजिए, तो डोमेन की डबल टेस्टिंग क्यों? एक बार बच्चा डोमेन टेस्ट कर रहा है सीबीएसई में, एक बार बच्चा डोमेन टेस्ट कर रहा है सीयूईटी में। अगर आपको डोमेन रखना ही है तो वो वाला पार्ट फिर आप सीबीएसई से मांग लो ना, कि इसका स्कोर दे दो हमको। आप सीबीएसई का स्कोर दे दो। एक बच्चे को 2-2 बार एक ही चीज का टेस्टिंग क्यों करानी? बट मुझे लगता है डाउन द लाइन ये चीज हो सकती है। आइडली आपसे बात करती है, अभी मैंने बोला होना तो यही चाहिए। इससे क्या होगा? सीबीएसई का भी अपना रेलेवेंस बना रहेगा, राइट। सीरियसनेस भी बच्चे की रहेगी, कंसिस्टेंसी भी रहेगी, और आपको नॉर्मलाइजेशन वाला नाटक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अकाउंट्स का पेपर दिया है 4.5, 5.5, 6 लाख लोगों ने एक ही दिन दिया, और सबसे ने और स्टैंडर्डाइजेशन है। अब उसके 85 आया तो मार्क कर दो, 95 आया तो मार्क कर दो। पहले आप अकाउंट्स पढ़ो, उसके बाद आप दोबारा सीयूईटी के लिए एमसीक्यूज पढ़ो, फिर ये देखो कि जो 40 दिन अकाउंट्स का पेपर हुआ है आपका आसान था या डिफिकल्ट था, नॉर्मलाइजेशन क्या है? सिंपल है ना। जो आपने 3 डोमेन लेने हैं या 2 डोमेन लेने हैं, या किसी कोर्स में 1 डोमेन लेना है या कुछ भी लेना है, तो डोमेन वाला पार्ट सीबीएसई अच्छा कर रहा है, और आज नहीं कर रहा है, सालों से कर रहा है। मतलब शतक हुए होंगे अब तो करते हुए, तो उनसे क्यों लेने में शर्मा? आप ही तो सिस्टम हो। लेकिन उसमें सर ये हो गया कि वो है पूरा सब्जेक्टिव, यहाँ का पेपर पैटर्न हो गया अलग। प्रॉब्लम क्या है सब्जेक्टिव होने में? सब्जेक्टिव होने में क्या डाउट है? मार्क्स उठा ले बच्चे। हाँ। आपके 90 आउट ऑफ 100 है तो 9 आउट ऑफ 10 उठा लो, 95 आउट ऑफ 100 है तो 9.5 उठा लो। या फिर आप ये कहना चाहते हो कि हमारे को सीबीएसई वाले सिस्टम पे शक है इसलिए हम दूसरा कर रहे हैं? मतलब व्हाट इज एन आइडियोलॉजी ऑफ आस्किंग वन क्वेश्चन ट्वाइस दैट आई डोंट ट्रस्ट यू? Either you don't trust CBSE or you don't trust CUET. तभी फिर टाई ब्रेकर में तो मांगते हो ना सीबीएसई का स्कोर? तब तो मांगते हैं। टाई ब्रेकर में क्या बोलते हैं? हे सीबीएसई तू बचा ले, हमने तो यहाँ पे मेस कर दिया। तो मेरा बहुत सिंपल सा फंडा है, बच्चे को एक बार टेस्ट करने दो, और एंड ऑफ द डे कोई भी सिस्टम, कोई भी रूल, कोई भी तरीका बच्चे के बेनिफिट के लिए है, बच्चे की एंजाइटीज और प्रेशर्स बढ़ाने के लिए नहीं है। बिल्कुल। So I have a doubt on the execution part, but I have a zero doubt in terms of the idea behind it, the ideology behind it, the intention behind it. वो बहुत ही बढ़िया है, इंटेंशन तो बहुत बढ़िया। मतलब इमेजिन करिए ना कि आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में फॉरेन से बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, वो एनआरआईज वापस आ रहे हैं, उन्हें मोटिवेशन मिल रहा है अपने बच्चे को यहाँ भेजने का। नहीं, बिल्कुल आइडियोलॉजी अच्छी है जो आपने समझाया, पूरा सिनेरियो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, बट अभी उसमें जो हर्डल्स हैं वो चीज़ें
और कब तक है 2022, 23, 24, 25, 26, हाफ अ डेकेड कर चुके हो आप इस चीज को। इसमें मेरा यही क्वेश्चन था सर, एक फॉलोअप क्वेश्चन आ गया मन में कि नॉर्मलाइजेशन जो है इसको लेकर ऑब्वियसली हर साल आप देखते ही हो बच्चों के मन में, जो सीयूईटी के एग्जाम देते हैं तो हो हल्ला होता है, बच्चों को पता भी नहीं होता। मतलब क्या है, थोड़ा सा ब्रीफली अगर एक्सप्लेन कर पाओ कैसे डील करें इस चीज को, क्या है ये? देखिए नॉर्मलाइजेशन ये जो पिक किया गया है ना, ये पिक तो किया गया है जेई वाले कॉन्सेप्ट से, अच्छा। क्योंकि जेई भी मल्टीपल दिन पेपर होता है। अब हमारा टेक्निकल या ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर कह लीजिए कुछ इस तरीके से है कि हम एक सब्जेक्ट को 3.5 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख सिस्टम्स पे एक दिन में एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। ठीक है। अब इंग्लिश जो सबसे हाईएस्ट टेस्ट टेकिंग होता है, मान लीजिए अगर उसमें 8.5 लाख बच्चा एक दिन पेपर दे रहा है, तो लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है कि 8.5 लाख बच्चा एक ही दिन इंग्लिश का पेपर दे रहा है। तो इंग्लिश का पेपर मान लीजिए 14 जुलाई को होगा और 15 जुलाई को होगा। ठीक है। अगर 15 जुलाई वाले दिन इंग्लिश का पेपर हुआ और 15 जुलाई स्कोर्स ओवरऑल बहुत हाई गए, तो वो ये मान लेते हैं कि पेपर इजी था। अच्छा। और 14th को मान लीजिए ओवरऑल स्कोर जो है वो 15 से थोड़ा कम गया, तो वो ये मान लेंगे कि 14th को पेपर जो है वो मुश्किल था, बिकॉज जो डेटा कलेक्ट हुआ है। अब जो मुश्किल है और जो आसान है उसको ये नॉर्मलाइज करते हैं, तो आसान वाले के मार्क्स थोड़ा सा आसान वाले के कम हो जाएंगे या मुश्किल वाले के बढ़ जाएंगे। और इस बार तो देखा गया कि 10-10, 15-15, किसी के 50 नंबर का भी गैप है, नंबर का गैप है, मतलब 10 क्वेश्चन का गैप आ गया। हाँ। अब वो आसान मुश्किल 90% या 95% या 97% लोगों के लिए तो ठीक है, हाँ, क्योंकि वो तो एक एवरेज आउट हो गया। बट कभी कभी क्या होता है ना, आप टॉपिक ओरिएंटेड हो जाते हैं। जैसे मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत स्ट्रांग है, और जिस दिन मैंने पेपर दिया उस दिन 12 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन थे, और जिस दिन आपने पेपर दिया उस दिन 18 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थे। तो ये तो हिट एंड मिस हो गया। या फिर मेरा एक टॉपिक मान लीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत स्ट्रांग है, और मेरी बारी में 4 कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ गए, और जिसका स्ट्रांग नहीं है उसके 8 क्वेश्चन आ गए कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये तो वो तो फिर पर्टिकुलर बच्चे के साथ तो गया वो। अब आप बोलेंगे देखो 97%, 98% तो ठीक है ना, बट यहाँ पे तो हम एक एक बच्चे की बात कर रहे हैं ना। बिल्कुल। अगर हम प्रिसिशन देख रहे हैं, अगर हम इंटेंशन देख रहे हैं, और अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो ये एक बच्चे का फ्यूचर नहीं है। एक बच्चे की एजुकेशन का मतलब समझ रहे हैं, आने वाली जनरेशंस। बिल्कुल, क्या पता वो एक बच्चा कल को एपीजे अब्दुल कलाम भी हो सकता है सर। वो एक बच्चा जब आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बन जाता है, फिर जिससे वो शादी करता है उसकी फैमिली को जो बेनिफिट्स मिलते हैं, फिर जो उसके बच्चे होते हैं उन्हें जो बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। आप इमेजिन करिए ना कि एक पढ़ाई या एक करियर आने वाली जनरेशन चेंज कर देता है। बिल्कुल। वो मीम ही है, चाहे एक मीम है कि एक बच्चा 10th में पढ़ता है, बोर्ड्स में नंबर लाता है, 12th में पढ़ता है, बोर्ड्स में नंबर लाता है, उसके बाद एसएटी देता है, उसके बाद बाहर जाता है, 4 करोड़ रुपए खर्चता है, उसके बाद जीमैट देता है, एमबीए करता है, और फिर क्या होता है, एक लड़की उससे शादी कर लेती है, ग्रीन कार्ड दोनों को मिल जाता है। ये मजाक और बहुत ही स्टूपिड और इलॉजिकल मजाक है। बट इमेजिन करिए ना, वो ग्रीन कार्ड का रास्ता तो 10th से ही शुरू हुआ ना। तो हम एक भी बच्चे को कैसे और क्यों मिस करें, क्यों सफर होने थे। तो यहाँ पर मुझे लगता है इसलिए एक बहुत बड़ा लूप होल है सिस्टम के अंदर ही। लूप होल माइट नॉट बी द राइट वर्ड, बट आई थिंक एग्जीक्यूशन इज नॉट सीमलेस। लेकिन इसका फिर कोई सॉल्यूशन भी नहीं है इमीडिएट। अगर हमारे लॉजिस्टिक्स ही वैसे नहीं है, हम नहीं करा सकते 8 लाख बच्चों का एग्जाम एक साथ, तो क्या करें? डिजिटल इंडिया कहते तो है ना हम, डिजिटल इंडिया। तो या तो आप लॉजिस्टिक्स सही करिए, या फिर जो आपके पास लॉजिस्टिक्स है उन्हीं लिमिटेशंस में बेस्ट करिए। सी, लॉजिस्टिक्स डोंट डिफाइन द गोल, राइट, गोल डिफाइंस द लॉजिस्टिक। बिल्कुल। अगर आपने गोल बना लिया कि आपने ग्लोबल पेपर करना है, नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हटाना है, किया था इन्होंने बीच में एक बार, नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हटाया था, पेन पेपर बेस कर दिया था, बट वो फिर OMR लीक हो रहे थे पेपर फिर। तो वही चीज है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है ग्लोबल है, सीवीटी करना है, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करिए। और अगर आपको इजी लॉजिस्टिक्स के साथ रहना है तो ये वाला 29, 34, 35 सब्जेक्ट्स वाले पेपर नहीं हो सकते। फिर ये होता है भाई, सीबीएसई से अकाउंट्स, इको, बीएसटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, पॉलिसी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, कल्चर, आर्ट ले लो, जो सीबीएसई करा रहा है। उनके स्कोर की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि उन्होंने लॉजिस्टिकल नाइटमेयर को क्रैक किया हुआ है, राइट। और उन्होंने विद इन द लॉजिस्टिक्स जो लिमिटेशंस है उसमें वो बेस्ट करते आ रहे हैं, और कई सालों से करते आ रहे हैं। बिल्कुल।
उनसे वो नंबर ले लो और अपना जो इंग्लिश और एप्टीट्यूड है वो ऐड कर अलग दो। कर लो। मतलब इमीडिएट सॉल्यूशन यही है। और नहीं तो फिर तो टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करिए तैयार उसको, करना पड़ेगा। फिर तो हर किसी में तैयार करो। कभी जेई का पेपर खराब हो जाता है, कभी सीयूईटी का पेपर खराब हो जाता है, कभी नीट का पेपर खराब हो जाता है, कभी कोई पेपर कभी कोई पेपर। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको करना ही पड़ेगा ना तैयार। तो आपने अच्छी बात बताई, और मुझे लगता है शायद बच्चों को सुन के थोड़ा भी घबराहट भी होगी कि उनकी क्या गलती, बच्चा तो यही सोचेगा। तो मैं थोड़ा सा इसको बहुत भयानक नहीं बनाना चाहता। घबराहट सिर्फ उसे होगी जिससे एडमिशन की चिंता। हाँ, और वो सभी को है सर, वो सभी। ये आपको लगता है सभी को है, कुछ है जो बिना घबराहट के भी चल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ घबराहट होनी चाहिए, जिसको अपनी चिंता है उसे घबराहट होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल, मैं तो आज देखता हूँ बच्चों को कि कम से कम बच्चा इतना तो आजकल पूछता ही है। मैं भी, मेरे क्वेश्चंस भी उसी से रिलेटेड होंगे कि कॉमर्स ले लिया, साइंस ले लिया, कुछ भी। अब बच्चा सीधा ये पूछता है कि अब सर ये बताओ मैं कौन सा कोर्स करूं या मैं क्या करूं, मुझे तो आगे जाकर आप 5 स्किल्स बताओ, मैं कौन सी ऐसी स्किल सीखूं ताकि जिसकी कंपनी में डिमांड हो, मैं अच्छे पैसे कमा सकूं, लाइफ सेट हो जाए। इसका मैं क्या आंसर दूं? स्किल्स का तो सर कोई आंसर नहीं है, क्योंकि जब हमने कॉलेज किया था तो हमें एआई की स्किल नहीं सिखाई गई थी, और आज एआई के बिना गुजारा नहीं है। जब हमने कॉलेज किया था, जब हमने स्कूल किया था, तो 2 3 5 या 10 बच्चे डिबेटिंग करते थे, और आज हर स्कूल में पब्लिक स्पीकिंग नाम का एक सब्जेक्ट भी है, प्रैक्टिस भी है, एक्सरसाइज भी है, थेरेपीज भी है, और एमयूएन्स भी है, डिबेट्स भी है, कितना कुछ है। बिल्कुल। तो what skills were acquired at our point of time did not exist now, don't exist today. And skills what are being taught today might not exist 10 years later. आपकी ना सब्जेक्ट की कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। आपका ग्रामर रूल अच्छा था, आपने पब्लिक स्पीकिंग सही कर ली, ग्रामेटिकल एरर्स कम से कम किए, आपको मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग आती थी, आपने उससे फाइनेंस में करियर बना लिया, आपने इंडियन इकोनॉमी पढ़ा तो उसके बेसिस पे आपने पब्लिक रिलेशंस, सॉरी इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिसी मेकिंग में चले गए। तो आज भी सब्जेक्ट्स वही हैं जिनसे आप स्किल्स एक्वायर कर सकते हो। सो इफ यू आस्क मी, प्रॉब्ली ऑल द एजुकेटर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स हु आर लिसनिंग टू मी विल नॉट अग्री। मेरे हिसाब से तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है, इट्स जस्ट द सेम। आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए, अब उसमें आप मैथमेटिक्स में, लॉजिस्टिक्स में भी जा सकते हो, आप फाइनेंस में भी जा सकते हो। बिल्कुल। तो स्किल्स से पहले ना अपने सब्जेक्ट्स, मतलब अपनी स्ट्रेंथ्स को रिकॉग्नाइज करिए। कोर कॉम्पिटेंसी कुछ तो पकड़नी पड़ेगी, कोई रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी, और उस स्ट्रेंथ पे ही काम करिए। एक छोटे बच्चे को बार बार थप्पड़ मार के उसकी वीकनेस को मत ठीक करने की कोशिश करिए। वीकनेस जिंदगी भर सिर्फ ठीक रहोगी, स्ट्रेंथ है जो उसको कहीं आगे लेके जाएगी। बिल्कुल सही बात। वीकनेस सिर्फ एक मिटिगेशन, नेगोशिएशन और उस लेवल तक जाने की जरूरत है, बट स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। और जिसने जितनी जल्दी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई कर ली वो आगे बढ़ गया। जिंदगी भर सचिन तेंदुलकर बॉलिंग करता रहा, और कहीं उसको किसी एक ने बता दिया कि तेरी स्ट्रेंथ बॉलिंग नहीं, तेरी स्ट्रेंथ बैटिंग है, एंड लुक एट द वे ही इज व्हाट ही इज। तो स्ट्रेंथ उसकी तो कितनी जल्दी आइडेंटिफाई हुई ना कि 16 में वो बैटिंग करने लग गया। राइट, और वो उसी को पकड़ के करता रहा। एवरेज वाइज, स्ट्राइक रेट वाइज ही इज नॉट द बेस्ट, बट रन्स वाइज ही इज द बेस्ट, बिकॉज ही हैड दोस 22 23 years to play. Imagine Virat Kohli having 30 years to play. अगर उसे 30 साल मिल गए होते खेलने के लिए तो क्या करते था वो। राइट। सो इट्स अबाउट, आप जल्दी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करिए, स्किल्स विल कम एंड गो, चेंज होती रहेगी, यू नो। एज अ टीचर आप बताइए ना, कितनी बढ़िया स्किल आपको सिखाई गई होगी। स्टेज प्रेजेंस, बॉडी मूवमेंट, हैंड मूवमेंट, जब आपने पढ़ाना शुरू किया होगा तो हम कितने लोगों को एडमायर करते थे। पराग सर की क्लासेस अगर देखनी है तो फिर आप न्यू टीचर्स आपको देखते हैं कैसे करते होंगे, उनकी हैंड मूवमेंट देखिए, उनकी स्टेज प्रेजेंस देखिए, उनकी हैंड राइटिंग देखिए। ऑनलाइन एजुकेशन में क्या चाहिए, कौन सी स्टेज प्रेजेंस है ऑनलाइन एजुकेशन में। सही बात। 6x6 का कमरा है, आपका टीवी चल रहा है, आप कंबल में बैठे हो, नीचे आपने शॉर्ट्स पहनी है, पजामा पहना है, पैंट पहनी है, कोई देख भी नहीं रहा। सही बात है। और पहले क्या है, आपने जब क्लास लेनी है तो आपने वो जीन्स भी पहननी है, स्पोर्ट शूज पहनने, 8 घंटे खड़े रहना है, पानी की बोतल होनी चाहिए। आज कौन देख रहा है सर, स्किल चेंज हो गई ना।
बट योर ऑनलाइन स्किल इज नाउ एक्वायर्ड. हु नोज कल आप पढ़ा रहे हो थ्रू AR एंड VR. बिल्कुल. अगर ऑग्यूमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी से पढ़ाने लग गए तो यू विल बी ऑल टुगेदर अ डिफरेंट पर्सन. बिल्कुल. सो तो इवॉल्व होता है. हाँ, स्किल्स इवॉल्व होती रहेंगी. आप सब्जेक्ट को अपना स्ट्रेंथ बनाइए, उसे रिकॉग्नाइज करिए और फिर ऐसे करिए सब्जेक्ट के एटलीस्ट आपके सराउंडिंग्स में और नोन में उस सब्जेक्ट में आपको कोई हाथ ना लगा. तो ये बहुत अच्छा, आपने मुझे लगता है बहुत ही अच्छी एडवाइस दी आपने. और बच्चे को पहले अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई कर लेनी चाहिए, सब्जेक्ट की कोर कॉम्पिटेंसी को पकड़ के अगर वो उसमें घुसा रहेगा, लगा रहेगा, उसको अच्छे से पकड़ेगा तो करियर तो वो आउट ऑफ दैट कुछ भी बना सकता है. आज एक 55-year-old AI कर रहा है ना. सही बात है. उसकी सब्जेक्ट तो क्या ही पढ़ा होगा. सब्जेक्ट स्ट्रेंथ क्या है? कंप्यूटर्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, ऑटोमेशन, ये वाले सब्जेक्ट्स उसने पढ़े होंगे. बट आज एक 20 घंटे 25 घंटे 100 घंटे का सर्टिफिकेशन करके आज AI मॉडलिंग कर रहा है. बिल्कुल. सो स्किल AI उसने एक्वायर कर ली, बट है तो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग ही ना. बिल्कुल. नहीं, आपने बहुत बहुत अच्छा बताया सर. अच्छा सर, थोड़ा और क्वेश्चंस हैं मेरे पास. बिल्कुल. अब थोड़ा CVT को लेकर और एक ये जो मेंटरशिप है इसको लेकर भी आपसे मेरा प्रश्न ये था कि जब हम पढ़ते थे तब तो हमारे पास कोई ऐसा काउंसलर भी नहीं होता था, हम अपने हिसाब से जो सोचा जैसे सोचा कर लेते थे. आजकल ये जो काउंसलिंग की नीड है, क्योंकि आप तो खुद काउंसलिंग देते हैं, तो आपने ओवर द ईयर पिछले 10-15-20 सालों में क्या महसूस करा ट्रेंड को लेकर कि आजकल वाकई में इसकी रिक्वायरमेंट है, या अगर है या बढ़ गई है तो क्यों बढ़ गई है, क्या रीज़न है? आजकल काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं है. आज की डेट में काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है गलत इंफॉर्मेशन से बच्चे को बचाने की. टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन से? नो 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 नो, रॉन्ग इंफॉर्मेशन. रॉन्ग इंफॉर्मेशन भी है. आप जाइए ChatGPT में टाइप करिए. ChatGPT आपको ये बताएगा द बेस्ट कॉलेज फॉर बैचलर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज. अच्छा. और वहां पे BBE नहीं होता. अच्छा, वो कोर्स ही नहीं है. कोर्स ही नहीं है. बच्चा अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना रहा है, बेस्ट कॉलेज फॉर BBE देख रहा है और वो बता रहा है SRCC. ChatGPT से देख. ChatGPT से देख. बच्चा ये कह रहा है कि मेरे ये मार्क्स आए, मुझे बताओ बेस्ट कॉलेज क्या चाहिए. वो बताएगा LSR. अरे ChatGPT भाई लड़का है, LSR नहीं चाहिए उसे, मिलेगा नहीं LSR. LSR के लिए जेंडर चेंज करना पड़ेगा. तो काउंसलर की जरूरत आज की डेट में, ये जो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब पे गलत इंफॉर्मेशन है, उस गलत इंफॉर्मेशन से एक बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसीलिए आपको काउंसलर और मेंटर चाहिए. और देखिए ना, हमारी कंट्री में टेनिस का कोच है, क्रिकेट का कोच है. हमारी कंट्री में आज की डेट में मेंटल हेल्थ के भी कोच हैं आजकल. बिल्कुल. हमारी कंट्री में हर तरीके, बिजनेस कोच भी है. राइट. मोटिवेशन कोच. अच्छा, बिजनेस कोच जो है ना, उसका टर्नओवर आपके टर्नओवर से भी कम होगा, लेकिन आपके बिजनेस को वो बताएगा कैसे ठीक करना है. तो ऐसे फिर एक करियर काउंसलर और मेंटर की भी तो जरूरत है ना, क्योंकि ये वो इनिशियल डेज है जिनके ऊपर अगला 10 साल 20 साल पूरी लाइफ ही डिपेंडेंट है. आपका फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा उसके ऊपर बिल्डिंग उतनी स्ट्रांग बनेगी. तो अगर फाउंडेशन आपको सही मिल रहा है, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट. सही गलत पहचानना वो एक स्किल, आर्ट और एक तरीके का एक्सपीरियंस हो सकता है आपका, आपके पेरेंट्स का, आपके टीचर्स का. राइट. बट आज की डेट में काउंसलर की जरूरत 2-3 रीजन से है. एक, बच्चे को गलत इंफॉर्मेशन से प्रोटेक्ट करना. दूसरा, टाइम कट करना. सी यू नीड टू अंडरस्टैंड सर, मेरी बारी में, आपकी बारी में, जब हम स्कूल में थे ना, तो 1 2 5 बच्चे स्पोर्ट्स में थे, 5 7 10 बच्चे एकेडमिक्स में थे, 5 7 10 बच्चे आवारागर्दी में थे, और 5 7 10 बच्चे मीडियोकर थे. आज आपको ये समझने की जरूरत है कि एक 14 घंटे के जागने के टाइम में हर बच्चे को, हर मतलब एवरी चाइल्ड, उसे 3 घंटे बैडमिंटन की प्रैक्टिस करनी है, स्क्वॉश की प्रैक्टिस करनी है, स्विमिंग की प्रैक्टिस करनी है, क्रिकेट की प्रैक्टिस करनी है, MUN करना है, डिबेटिंग करना है. कोई एक चीज करेगा. उसके अलावा 6 घंटे का स्कूल है, 6 + 3 = 9. 3 घंटे की ट्यूशन है, 9 + 3 = 12. 2 आवर्स की सेल्फ स्टडी है, 12 + 2 = 14. तो इस 14 आवर्स के बिजी स्केड्यूल में 365 दिनों में 11 12 के 730 दिनों में
उसे कौन बताएगा कि दिसंबर में IIM बैंगलोर का पेपर है? उसे कौन बताएगा कि दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आज की डेट में आप BSc इन डेटा साइंस कर सकते हो विदाउट गिविंग एन IIT, विदाउट गिविंग अ JEE का पेपर? अच्छा, CUET के दम पे आप दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में जा सकते हो। कॉमर्स का बच्चा भी नहीं जाएगा तो साइंस के स्टूडेंट। चाहे वो साइंस का, okay. ये कौन बताएगा कि JEE के बेसिस पे आप IIMs में भी एडमिशन ले सकते हो 12th के बाद? तो ये जो अननोन स्टोरीज हैं, अननोन इंफॉर्मेशन है, मोस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन है, मोस्ट अपकमिंग थिंग्स है जो कल ही हुई है। कल ही हुई है, हाँ राइट। तो उस 14 घंटे के बिजी स्केड्यूल में जो 730 दिन या तो किताबों में या स्पोर्ट्स में या फिर MUN में या डिबेट में बिजी है, जिसके माँ बाप का ऑफिस है, कौन बताएगा? हु इज दैट पर्सन? चैट GPT बताएगा? अरे प्रॉम्प्ट तो उसे देना पड़ेगा ना। बिल्कुल। प्रॉम्प्ट क्या देना है वो कौन बताएगा? तो काउंसलर, reason number 1, he or she protects you from the wrong information. Second, they provide you the most updated information कि कल कौन सा कोर्स लॉन्च हुआ है, नया क्या आ रहा है, राइट? एंड थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपकी जो भी परफॉर्मेंस है, चाहे अकाउंट्स में रही है, चाहे यहाँ पे रीवैल्यूएशन है या फिर एक्स्ट्रा ये है वो है, 65% है 90, आपके 95 में आपको बेस्ट क्या मिल सकता है? और आपके गोल के हिसाब से क्या बेस्ट आएगा? सी, करियर कॉलेज कोर्स शर्ट नहीं है ना। क्योंकि मैं ऐसा देखता हूँ बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो कई बार तो ऐसे भी बच्चे कहते हैं कि यार तुम अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बता दो क्या है, मैं भी वही भर रहा हूँ। हाँ, प्रेफरेंस लिस्ट मेरी है, वो आपकी नहीं है। ये शर्ट में होता है कि आपके 4 साइजेस हैं, एक मीडियम है, एक स्मॉल है, एक L है, एक XL है, एक XXL है, 5 साइज है। ये एजुकेशन में नहीं होता। सर, आपको ये समझने की जरूरत है कि क्या मुझे CA के साथ BCom करना ही नहीं करना? जो अफोर्ड कर सकता है, जो डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, जो कॉलेज के पास है, उसे 100% रेगुलर कॉलेज करना चाहिए। क्या बीकॉम के कोर्स CA के सब्जेक्ट्स में एग्जेम्पशन देते हैं? ये कौन बताएगा बच्चे को? हो सकता है वो जो कोर्स कर रहा है उसमें CA के एग्जेम्पशन हो ही ना। कितना टैक्स पढ़ना है, कितनी कॉस्टिंग पढ़नी है? अच्छा, मेरा CA का जो 1.5 ईयर्स की, बिकॉज आप CA हो और आपके लिसनर्स भी काफी सारे CAs हैं, एस्पायरिंग CAs हैं, जो मुझे 1.5 ईयर्स की इंटर्नशिप करनी है, क्या वो नॉर्थ कैंपस के पास है? अच्छा, मैंने कॉलेज ले लिया बैंगलोर में और मुझे करनी है चार्टर्ड अकाउंटेंसी की कोचिंग, कैसे? हाँ राइट, इट्स नॉट लॉजिकल ना। ये कौन डिसीजन मेकिंग कौन करेगा? Who will take that decision? पेरेंट का तो एक ही कहना है, जो बच्चा बोले वो सही बोले। अब वो पेरेंट 2 चीजें करता है, एक अपना प्रेशर रिड्यूस कर देता है और उसे पोस्ट परचेज रिग्रेट से बचाता है, क्योंकि बाद में अगर बच्चा बोलेगा देखो आपने कहा था, तो वो बर्डन माँ बाप कैसे झेलेगा? तो इसलिए वो कहते हैं जो तो कह रहा है वो सही है। तो 3 रीजन से आपको काउंसलर की जरूरत है आज। एक, गलत इंफॉर्मेशन से बचाने के लिए, एक, मोस्ट अपडेटेड कोर्सेज कौन कौन से नए आ रहे हैं वो बताने के लिए, और तीसरा, कस्टमाइजेशन ऑफ कोर्स, कॉलेज एंड करियर के लिए। राइट। मुझे लगता है कि जो बहुत ही सिंसियर है अपने करियर को लेकर और स्पेसिफिकली चीजें करना चाहता है, तो वहां पर करियर काउंसलर का मुझे लगता है रोल काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट। कस्टमाइजेशन, वो आपको ये बता देगा कि मेजर क्या है, माइनर क्या है। आपको ग्रेजुएशन में इतने पैसे नहीं खर्चने चाहिए। मैं आपकी फैमिली को जानता हूँ, 40 लाख रुपए आप फिक्स डिपॉजिट में डाल दो, मास्टर्स आपने करना ही है, वो कंपलसरी है। मतलब छोटी से छोटी चीज, ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस, फाइनेंशियल लिमिटेशंस, वो सब पता होंगी। राइट, कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन सा कॉलेज में जाना है। तो मेरे 65 आए हैं, मेरे हमेशा 65 ही आ रहे हैं, इसमें से मुझे बेस्ट निकाल के दो। अब मुझे तो 65 में हंसराज मिल गया, उसको 65 में जाकिर हुसैन मिला, क्योंकि उसको हंसराज के BA प्रोग्राम इन इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स की ऑप्शन नहीं पता थे। उसने वो भरा ही नहीं, क्योंकि उसने तो एक चीज एक्सेप्ट कर ली ना कि मैं 65 में जाकिर हुसैन नहीं जा सकता हूँ। तो मेरे 65 में मेरी कैपेबिलिटी और मेरी एबिलिटी के हिसाब से व्हाट इज द बेस्ट विच इज अवेलेबल। 65 इज नॉट अ गुड स्कोर, बट मेरे तो इतने ही है। अब इसमें मेरे लिए जो बेस्ट है वो मैंने मेरे लिए बेस्ट निकाल के दिखाओ। हाँ, तो 65 वाला बेस्ट निकाल के दो। अच्छा सर, अब ये बताओ, कॉलेज सीजन तो अभी चल रहा है, जैसे बच्चों ने CUET का एग्जाम दिया और इस समय एडमिशन का प्रोसीजर बिल्कुल एंड पर चल रहा है। तो अगर मान लो मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे 4-5 कॉलेजेस मिल रहे हैं, तो मेरे लिए क्या प्री रिक्विजिट होगा कि मैं कैसे कॉलेज सेलेक्ट करूँ, कैसे अपनी प्रेफरेंस शीट भरूँ और किन बातों का ध्यान रखूँ अगर मुझे कॉलेज में सिलेक्शन
को आगे बढ़ाना है तो? सबसे पहले तो मंदिर जाओ और भगवान को बोलो कि मैं उन लकी में से हूँ जिसको 5-6 कॉलेज मिल रहे हैं, क्योंकि 2026 में किसी को 5-5 6-6 ऑप्शंस मिलना ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब अगर आपको 5-6 कॉलेजेस मिल रहे हैं तो आप कॉलेजेस को सिलेक्ट करने से पहले बेयर मिनिमम ये 4 चीजें तो देखिए। सबसे पहले उस कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखिए। अच्छा। और प्लेसमेंट रिकॉर्ड से ये नहीं है कि हाईएस्ट पैकेज क्या है, लोएस्ट पैकेज क्या है, मीन उसका क्या है, मीडियन क्या है। आपकी जो कंपनीज आई हैं वो किस नेचर की कंपनी आई है। अच्छा। क्या जोमैटो ने आपको ऑफर दिए हैं फॉर रेजिंग एडवर्टाइजमेंट्स, या फिर गूगल ने आपको ऑफर दिए हैं फॉर एन एनालिटिक्स जॉब, या आपको मैकेंजी ने ऑफर दिया है एज एन एनालिस्ट, या मैकेंजी ने आपको दिया है एज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी गाय। तो जो भी कंपनीज आ रही हैं, मतलब आपको सपोज 5 कॉलेज मिले तो उन 5 कॉलेजेस का जो लास्ट ईयर का प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, उस प्लेसमेंट में नेचर ऑफ वर्क देखिए। देखिए पैसा, इकोनॉमी, ऊपर नीचे, वॉर क्या चल रही है, ट्रम्प क्या कह रहा है, मोदी क्या कह रहा है, उस हिसाब से प्राइस ऊपर नीचे होगा। बट जो नेचर ऑफ वर्क ऑफर हो रहा है इन अ पर्टिकुलर कॉलेज, चाहे वो टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, सी दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, तो ये तो जरूर सबसे पहले देखना ही देखना है। हाँ, ये कंपनीज आई हैं, इस तरीके के जॉब मिल रहा है। और अगर मुझे ये करना है तो फिर मेरे लिए ये कॉलेज एग्जैक्टली हो सकता है मेरे को 5 लाख रुपए महीना मिले लेकिन मुझे एडवर्टाइजमेंट्स नहीं बेचने। Got it. हो सकता है मुझे 25,000 रुपए मिले लेकिन मुझे एनालिटिक्स का जॉब करना है क्योंकि मुझे जीमैट देके अब्रॉड जाना है। गूगल का ठप्पा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए 5 लाख रुपए महीना इंपॉर्टेंट अभी नहीं है। सो फर्स्ट, व्हाट कंपनीज आर कमिंग, व्हाट इज द नेचर ऑफ वर्क दे आर ऑफरिंग, ये पहला चीज। दूसरा, उस कॉलेजेस का सोसाइटी कल्चर देखिए क्या है। क्या उस कॉलेज में एंटरप्रेन्योरशिप सेल है, क्या उस कॉलेज में कंसल्टिंग का सेल है, कंसल्टिंग का सेल है तो उन्होंने किन कंपनीज के लिए कंसल्टिंग करी है, क्या उस कॉलेज में इंक्यूबेटर है, क्या उस कॉलेज के बच्चे जो इंक्यूबेटर में है उनके कोई स्टार्टअप मॉडल्स हैं आगे, क्या वहीं पे कॉलेज ने उन्हें हेल्प करा फंडिंग रेज करने में। सो उनकी सोसाइटीज का क्या कल्चर है। तो क्या ये, लेकिन एक बच्चा जो बाहर बैठा है वो कैसे देख पाएगा? वेबसाइट पे, मेरी वेबसाइट पे मेरे कॉलेज की वेबसाइट पे 25 सोसाइटीज है, राइट, या मेरे कॉलेज के सोशल मीडिया पे मान लीजिए 25 सोसाइटीज है, उनमें से कल्चरल सोसाइटीज कितनी है और फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस सोसाइटीज कितनी है। सोसाइटीज आपको एक ग्रूमिंग का अपॉर्चुनिटी देगा, एक्स्ट्रा करिकुलर का अपॉर्चुनिटी देगा, को करिकुलर का अपॉर्चुनिटी देगा। तो ये आप देखिए कि किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज में सोसाइटी कल्चर कैसा है। इज इट मोर टुवर्ड्स डांस, म्यूजिक, कल्चर, और इज मोर टुवर्ड्स फाइनेंस, competitions and debates, or for that matter it is consulting, किस तरीके का। ठीक है, तो जो मुझे करना है वो चीज वहां पर अगर सेकंड ठीक है। थर्ड, जिन बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है या फिर कॉलेज आप नॉर्मल विजिट करके एक बार उसी कॉलेज का ना एलुमनाई बेस देखिए कि कॉर्पोरेट में कैसा है। कुछ कॉलेजेस हैं जो ज्यादा टाइम नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा है पर ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तो उनका एलुमनाई बेस ज्यादा नहीं होगा। एलुमनाई बेस कम होगा तो कॉर्पोरेट नेटवर्क्स एंड कॉर्पोरेट कनेक्शंस कम होंगे। अब जैसे वी बोथ आर फ्रेंड्स बिकॉज वी बोथ आर नोएडा पीपल। जिस दिन हम एक दूसरे से नजर से दूर हुए उस दिन दिल से दूर होंगे, उस दिन इतना मिलेंगे नहीं। तो क्या है, अगर मेरा एलुमनाई बेस है, सपोज यूनिलीवर में एसआरसीसी के 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, या वहां का सीईओ, सीएक्सओ, सीएफओ सब एक ही कॉलेज से है, को फाउंडर्स एक ही कॉलेज से है, तो आपको ना ये एलुमनाई बेस किसी भी कॉलेज का चेक करना बहुत जरूरी है कि कॉर्पोरेट में वो कितना है। अच्छा, जैसे कुछ कॉलेजेस किसी स्कूल से डोमिनेटेड होते हैं, कुछ कंपनीज किसी कॉलेज से डोमिनेटेड होती है। परफेक्ट है। तो एलुमनाई बेस जरूर चेक करिए किसी भी कॉलेज का बिफोर यू स्टेप इनटू द कॉलेज। ये 3 तो मैंडेटरी, बिल्कुल मैंडेटरी हो गए। फोर्थ, सबसे लीस्ट कंसिडर्ड होना चाहिए। अगर आप नॉन रेजिडेंशियल कॉलेज कर रहे हैं, मतलब आपका पीजी या गेस्ट हाउस या फिर हॉस्टल नहीं है, तो आप ये देखिए कि डिस्टेंस कितना है आपका कॉलेज टू घर। अच्छा, ये उनके लिए है जो घर टू कॉलेज वाली बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपका डिस्टेंस कम है तो आप कॉलेज में ज्यादा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज और ये सब कर पाएंगे। अच्छा, अगर आपका डिस्टेंस कम है तो मोस्ट लाइकली आप अपने सिविल सर्विसेज की, सीए की और कैट की तैयारी कर पाओगे कॉलेज के साथ। बिल्कुल। मान लो रहता मैं हूँ द्वारका में, कॉलेज है मेरा ईस्ट दिल्ली, कैट की प्रिपरेशन है मेरी सीपी, मतलब
एक द्वारका, कोने से दूसरे ईस्ट कोने। दिल्ली, कॉलेज खत्म करूंगा सीपी जाऊंगा कैट कोचिंग लेने, और कैट कोचिंग सीपी खत्म करने के बाद द्वारका आऊंगा। तो मेरी जिंदगी रोड पे मेट्रो पे ही बीत जाएगी। तो फिर पूरा दिन ऐसे ही हिलता रहूंगा जैसे मेट्रो में हिल रहे हैं। मतलब ये लीस्ट कंसिडर्ड है, बट इम्पोर्टेंट है। बट डिस्टेंस स्पेशली उनके लिए जो ग्रेजुएशन के साथ सीए कर रहे हैं, जिन्होंने सेकंड ईयर से एमबीए सिविल्स की तैयारी करनी है, डिस्टेंस विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन यू चूज अ कॉलेज। बट देन यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपने सिविल्स करना है, सीए करना है, या कैट की प्रिपरेशन करनी है। ये उसके लिए हेल्प करता है। तो ये 3-4 बातें मतलब वो है, ये 4 चीजें कॉलेज जाने से पहले एक बार होमवर्क कर। होमवर्क कर। हाँ। तो बहुत अच्छे पॉइंट्स बता। तो आपको इन 4-5 में से एक कॉलेज को पिक करना पड़ेगा, और जिसमें अपना वो मैट्रिक्स फिट बैठ गया है, ये कॉलेज में मेरे एलुमनाई बेस भी दिख रहा है, मेरे कॉलेज वाले वो प्लेसमेंट्स सेल भी दिख रहा है, तो वो सेलेक्ट करना। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है कि अगर मान लो मैं अभी 11th में हूँ या 12th में हूँ, तो आप तो मुझे सीधा बताओ कि क्योंकि मैं सपना देख रहा हूँ एसआरसीसी जाने का, सिंपल, तो मेरा अभी क्या रोड मैप होना चाहिए? आपका रोड मैप 2 ही तरीके से होना चाहिए। एक जो आपके स्कूल में, आपके कोचिंग में, और आप जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उसको आप ऑनेस्टी से और डिलीजेंटली करें। क्योंकि अगर आपको एसआरसीसी जाना है तो आपके पास बीकॉम ऑनर्स और इको ऑनर्स जैसे कोर्स है, आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, बिजनेस स्टडीज में एकदम सॉलिड पकड़ करनी है। ठीक है। दूसरा, अपनी इंग्लिश की स्किल्स को ठीक करें। अच्छा। क्योंकि कोई भी कॉलेज, कोई भी कोर्स सीयूईटी के इंग्लिश लैंग्वेज के बिना नहीं होगा। ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन जो आपके इंग्लिश लैंग्वेज के आएंगे उसमें 12 मिनिमम, 18 मैक्सिमम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आएंगे। अच्छा। और अगर मैंने उन 50 में से 4 क्वेश्चन भी गलत कर दिए, कितने मैंने? 4 4 क्वेश्चन भी गलत करने के बाद टॉप 10 कॉलेजेस में से आपका पत्ता कट जाएगा। अच्छा, तो मतलब इंग्लिश में द स्पेस फॉर एरर इज वेरी लेस, इज लेस देन 8%। आप 8% से ज्यादा गलती नहीं कर सकते अपने इंग्लिश के पेपर में। अच्छा। 8% अगर आपने गलती करी, आप मिनिमम 15 कॉलेज मिस कर दोगे। सो इंग्लिश को आप पूरा फोकस करिए। और एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, रामबाण दे रहा हूं। अगर आप क्लास 11th में है तो अब तकरीबन आपके पास 550 से 600 दिन है अभी। अच्छा। रोज एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करो। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप 5 मिनट लगाओगे, बट 600 दिनों में आप 600 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करोगे। कम से कम 50 में से 12 से 18 क्वेश्चन 100% सही होंगे। और अगर आप 12th में हो तो 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रोज करो। अच्छा। 500 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने के बाद जब आप पेपर देने जाओगे, मैं मान ही नहीं सकता कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन गलत हो जाए। और अगर मेरे 50 में से 15 या 18 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, सो दैट इज 35 to 36% ऑफ इंग्लिश, राइट। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ही तरीके से सही होगा, रीड 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 एंड रीड। कहाँ से करें इसकी प्रैक्टिस अगर बच्चे को करनी है तो? मल्टीपल जगह आपके प्लेटफॉर्म पे जा सकता है वो। आरकेजी स्टोर पे जब जाएगा, वहां पे इंग्लिश का प्रोग्राम है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स पढ़े हैं इंग्लिश के। और सबसे बड़ी बात आप देखिए ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो वो देगा वो स्क्रीन रीडिंग है। अच्छा। वो टेक्स्ट पेपर रीडिंग नहीं है। बिल्कुल। और रीडिंग स्पीड फोन पे, रीडिंग स्पीड लैपटॉप पे, और रीडिंग स्पीड पेपर पे अलग अलग आएगी। सो यू हैव टू वर्क ऑन अ रीडिंग स्पीड, और वो भी ऑन स्क्रीन। और जो बचा हुआ पोर्शन है इंग्लिश का, एक बार सर वो भी बताओ फिर। नॉर्मली अगर आप सीयूईटी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वो ये कहेगा कि हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही पूछते हैं। अच्छा। लेकिन हर साल वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अलावा भी पूछते हैं। अच्छा। आपका पूरा इंग्लिश का सेक्शन 5 से 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, पैरा जंबल्स, और वर्ड्स मतलब वोकैबुलरी। वोकैबुलरी मतलब सिनोनिम्स एंड पावर पढ़िए, अपनी वोकैबुलरी ठीक करिए, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स करिए, वर्ड रूट्स करिए, रोज 10 वर्ड करिए। अगर मैंने रोज 10 वर्ड करे 2 मिनट में, और मैंने 5 मिनट का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किया, तो 7 मिनट पढ़ने के बेसिस पे मैं जंग लड़ सकता हूँ। तो ये आपने काफी अच्छी। हाँ, आप ये मान के चलो 500 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको करना है। 11th में हो तो रोज 1 करो, 12th में हो तो रोज 2 करो। चलो, तो ये आपने बड़ा अच्छा शॉर्ट है ना, 12, 15, 18 क्वेश्चन। सर हमने टॉपिक क्या पेपर में नहीं आया, ये टॉपिक क्या हमने नहीं आया। मुझे तो एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम बता दो जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया, एक।
There is no paper. तो मतलब बेसिकली वो करना फायदेमंद है ही है। 100%. अच्छा सर, एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ही है रिलेटेड टू सीयूईटी कि इसमें जो जीएटी का पोर्शन होता है, तो जीएटी को लेकर भी कंफ्यूजन होती है बच्चे को। तो जीएटी किसको देना है, कौन प्रिपेयर सबको. करे? अच्छा, सबको देना है। इंसान, आदमी लालच का पुतला है. बिल्कुल। अगर आप लालची और आपको अपने ऑप्शंस ओपन रखने हैं तो जीएटी दो. अच्छा। भूल जाओ कि मैं ये कोई एक्स्ट्रा मिलेगा, ये यूनिवर्सिटी है, बीएमएस है, बीएफआई है, बीबी, सब भूल जाओ. अच्छा। बीकॉम करना. बीकॉम ऑनर्स मिला जाकिर हुसैन कॉलेज में. बीकॉम प्रोग्राम मिला आपको रामजस कॉलेज में, करोड़ीमल में. बेटर है रामजस और करोड़ीमल बीकॉम प्रोग्राम. बीकॉम प्रोग्राम के 2 रास्ते हैं, एक इंग्लिश और 3 डोमेन. मतलब कितने क्वेश्चन हो गए? 200. दूसरा रास्ता है एक इंग्लिश, एक डोमेन और एक जनरल टेस्ट. सिर्फ 150 क्वेश्चन. तो उन 150 क्वेश्चन के बेसिस पे आपने अपनी बीकॉम में डबल एंट्री मार दी, डबल ऑप्शंस क्रिएट कर दिए. कैसे? 1+3 या 1+1+1 करके. ओ, तो जो भी मेरा बेस्ट होगा मैं वो ले सकता वो कंसिडर करेगा यूनिवर्सिटी. हूँ। तो ये तो बहुत ही मतलब बड़ा हैक है। हाँ, अब मैंने क्या करा, जनरल टेस्ट से मैंने बीकॉम ले लिया रामजस में. 3 साल की जगह उसे 4 साल में कन्वर्ट कर दिया. तो क्या बन गया वो? ऑनर्स एंड रिसर्च. हाँ, तो हो गया ना मेरा रामजस और करोड़ीमल से ऑनर्स एंड रिसर्च. मैंने अपने जनरल टेस्ट को अपना वो तुर्क का इक्का माना हुआ है, जिसके थ्रू मैं सुखदेव जैसे कॉलेज में भी एंटर कर सकता हूँ, लेकिन बीकॉम के कोर्स में भी डबल ट्रिपल एक्सेलरेशन ले सकता हूँ. ठीक है। तो मतलब फिर तो ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट बोला। तो जीएटी हम कर ही लें। जीएटी अगर आप कर लोगे, आप अपने ऑप्शंस मैक्सिमाइज करोगे, बीकॉम में अपना स्ट्रेंथ बनाओगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो कॉलेजेस सीयूईटी का स्कोर लेते हैं, जैसे दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का बीबीए हो गया, या फिर आईपी यूनिवर्सिटी जो सीयूईटी का स्कोर लेगा, उससे अपने चांसेस बढ़ाओगे. तो मतलब अगर बेस्ट कॉम्बिनेशन कोई आप सीधा ऑन द फेस बच्चे को 1-3-1. सजेस्ट करो तो वो क्या करे? 1-3-1. एक इंग्लिश, एक इंग्लिश, 3 डोमेन डोमेन और एक जीटी. 3 डोमेन में मैथ्स रख लो. अच्छा। दुआएं दोगे मुझे. लेकिन अगर दिसंबर जनवरी तक मैथ्स तुम्हें नहीं डाइजेस्ट हो रहा तो फिर मैथ्स छोड़ दो. ठीक है। तो ये बिल्कुल सेफेस्ट ऑप्शन इज 1-3-1. चलो, परफेक्ट है सर। तो आई होप बच्चों ने देखा होगा तो उनको भी कुछ ना कुछ इंसाइट्स तो मिले होंगे। तो सर, कुछ जाने से पहले फाइनल एक विजडम थॉट बच्चों के लिए भी और कुछ पेरेंट्स के लिए भी अपने स्टाइल में आप दे दीजिए। विजडम थॉट्स आज नहीं दूंगा, आज एक मैसेज दूंगा उन बच्चों को जो बच्चे 2026 में कॉलेजेस में जा रहे हैं. ठीक है। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा आशीर्वाद, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सलाह, कॉलेज में जाने से पहले अपना लिंक्डइन अकाउंट बना लो. वो लिंक्डइन अकाउंट आपको बहुत हेल्प करेगा कॉलेज में. एक पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स कर लो, क्योंकि जिस सोसाइटी के इंटरव्यू में बैठोगे, सीनियर तुम्हारे से 6 महीने 1 साल बड़ा होगा, हीरो बनेगा बहुत और बहुत क्वेश्चंस पूछेगा. तो अगर कोई पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स कर सकते हो, और कोई शर्मंदा बात नहीं है. बिल्कुल। पब्लिक स्पीकिंग हिंदी हो, इंग्लिश हो, डजंट मैटर, किसी मदर टंग में करो पब्लिक स्पीकिंग. लेकिन एक लिंक्डइन का अकाउंट, एक पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स, और कोई भी एआई का सर्टिफिकेशन करो. और शुरू करने के लिए चाहे एमएस ऑफिस का सर्टिफिकेशन कर लो पहले, क्योंकि जाते ही प्रोजेक्ट्स वगैरह आ जाएंगे, लोड हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, पीपीटीज वगैरह बनानी आ जाएंगी, तो अपना टाइम बचा लोगे. तो कॉलेज जाने से पहले बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी खुशी, बहुत सारा प्यार, लेकिन ये पीस ऑफ एडवाइस, लिंक्डइन अकाउंट, एमएस ऑफिस का कोर्स, एआई का सर्टिफिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स, आपकी जर्नी अगले 3-4 साल कॉलेज में आसान हो जाएगी. पेरेंट्स, आपके पास जिंदगी में बहुत कुछ है करने को, थोड़ा सा ध्यान बच्चों से हटाइए. लेट देम लिव देयर ओन जर्नी. यू हैव लिव्ड योर्स, नाउ इट्स देयर टर्न. थोड़ा सा उनसे ध्यान हटा दो बस. ये अच्छी एडवाइस दी आपने. तो आई होप बच्चों, जिसने भी ये पूरा पॉडकास्ट देखा हो, आपको अच्छा लगा होगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको पसंद आया कि नहीं, क्या क्वेरीज़ हैं. और अनुभव सर के साथ तो हम दोबारा भी मुलाकात करेंगे. आपकी क्वेरीज़ जो भी होंगी रिलेटेड टू दिस या एनी क्वेरी जो भी आपके मन में है, और इनसाइट्स विद पीजी के एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं ज़रूर मुझे बताना, और शेयर भी करना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ. बाकी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात करेंगे एक और ऐसे ही ताबड़तोड़ पॉडकास्ट में, कुछ आपके लिए अच्छे इनसाइट्स लेकर आएंगे. तो थैंक यू सो मच. ध्यान रखना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है.